हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड मोशन स्टडी। इससे पहले के वीडियो में हमने टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में उसके इंट्रोडक्शन को देखा। अभी हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी काम को करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए या हम दो चीजें करते हैं। कुछ मोशन या मूवमेंट्स करते हैं और उसमें कुछ टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए मुझे मार्केट जाना है, तो उसके लिए कितने मोशंस लगेंगे, ये कितने मूवमेंट्स मैं करूंगी। मार्केट मुझे किसी काम के लिए जाना है, या मुझे नोट्स बनाने, या मुझे कुछ लिखना है, मुझे मान लीजिए एक पेपर पे कुछ लिखना है, तो ये इसमें मैं कितने मूवमेंट्स करूंगी कि मैंने पेपर उठाया, पेन उठाया, उसके बाद लिखना स्टार्ट किया। तो ये कितने मोशंस किए जाते हैं किसी काम को करने में, और उन मोशंस को करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। तो ये दोनों चीजें क्या कहलाती है, मोशन और टाइम। तो टेलर ने जब बेथलेहम स्टील कंपनी में जब वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो वर्कर्स काम करते हैं तो वो बहुत सारे नेसेसरी और बहुत सारे अननेसेसरी मूवमेंट्स करते हैं या मोशंस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उन अननेसेसरी मोशंस को, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए नेसेसरी मूवमेंट्स जरूरी है। अननेसेसरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जिनको यदि नहीं भी किया जाए तो भी हमारा काम हो सकता है। तो इससे हमारा टाइम भी अधिक लगता है, टाइम कंजप्शन भी अधिक हो रहा है और हमारी एनर्जी भी अधिक कंज्यूम हो रही है। तो अगर हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा दें तो हम टाइम को भी बचा सकते हैं और एनर्जी को भी बचा सकते हैं। तो ये दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। अगर हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को इग्नोर कर दें या टोटली एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास नेसेसरी मोशंस बचेंगे। तो ये नेसेसरी मोशंस को करके हम अपना काम कर सकते हैं। इन नेसेसरी मूवमेंट्स को करने में कितना टाइम लगा वो स्टैंडर्ड टाइम होगा। इसको हम स्टॉप वॉच का यूज करके हम निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किसी भी काम को करने में कितना टाइम चाहिए होता है। मान लीजिए हमें कोई भी काम करना है, एक पेपर पे कुछ लिखना है, पूरा पेपर लिखना है हमें, तो उस पूरे पेपर को लिखने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए होगा, तो वो स्टैंडर्ड टाइम हमें पता लगाना होता है। तो टाइम एंड मोशन स्टडी में किसी भी काम को करने के लिए हमें कितने मूवमेंट्स करने हैं और उन मूवमेंट्स को करने के लिए कितने टाइम की जरूरत होती है। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी सेव होगा और एनर्जी भी सेव होगी। तो उन दोनों में अगर हम देखें मोशन स्टडी और टाइम स्टडी में, तो सबसे पहले बात करते हैं मोशन स्टडी, क्योंकि मोशंस ही पहले मेजर किए जाते हैं कि कौन कौन से अननेसेसरी मोशंस हैं और कौन कौन से नेसेसरी मूवमेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम मोशन स्टडी की बात करें तो फ्रैंक गिलब्रिथ और लीनियन गिलब्रिथ ने क्या किया था, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस इन लोगों ने दिया था वो उन्होंने कहा था कि ब्रेक डाउन ऑफ ए टास्क इनटू इट्स बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मोशंस। कि जब भी हम किसी काम को करते हैं या कोई भी वर्कर किसी काम को करता है तो वहां पर क्या किया जाना चाहिए, किसी भी काम को उसमें जो मोशंस किए जाते हैं उनको उनके एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाना चाहिए, जिसमें से अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट किया जाना चाहिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंट एंड नेसेसरी मूवमेंट्स इनटू ए स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क। और जो नेसेसरी मूवमेंट्स और एफिशिएंट मूवमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके हमें क्या करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क निकालना चाहिए। और यही क्या कहलाता है, बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। तो यही क्या है, किसी भी काम को करने का एक सबसे अच्छा या सबसे उत्तम तरीका हो सकता है। दिस ब्रेकडाउन ऑफ टास्क इनटू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मोशंस हैज बीन कॉल्ड थर्बलिंग। ये जो गिलब्रिथ ने बताया था कि किसी भी काम को उसके या किसी भी मोशंस को उसके पार्ट्स में डिवाइड किया जाना चाहिए या एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाना चाहिए, इसे क्या थर्बलिंग कहा जाता है। इस थर्बलिंग को कैसे बनाया गया, गिलब्रिथ ने जो अपना नाम था उसको रिवर्सिबल ऑर्डर में लिखा। थर्बलिंग को जब गिलब्रिथ को उन्होंने जब उल्टा करके लिखा तो उससे थर्बलिंग बना। इसीलिए थर्बलिंग उन्होंने क्या है कि किसी भी मोशन को उसके एलिमेंट्स में डिवाइड करना क्या कहलाया, वहां पर थर्बलिंग का नाम दिया गिलब्रिथ ने। तो ये थर्बलिंग का मीनिंग हमें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है कि थर्बलिंग्स होते क्या हैं। तो थर्बलिंग्स का मतलब होता है कि कोई भी काम करने के लिए हम कौन कौन से मूवमेंट्स करते हैं, तो वो मूवमेंट्स उनके जो उन मूवमेंट्स को या उन मोशंस को हम छोटे से छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये पार्ट्स या जो ये मोशंस होते हैं ये थर्बलिंग कहलाते हैं। ये थर्बलिंग उन्होंने जो गिलब्रिथ है उन्होंने 18 टाइप्स के बताए थे थर्बलिंग। इन थर्बलिंग की क्या विशेषता होती है कि इनमें इन्होंने जो थर्बलिंग बताए थे उनमें इन्होंने 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी। एक तो इसका सिंबल, एक इस सिंबल का जो कलर दिया वो, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है।
कि जब भी कोई वर्कर काम करता है तो इन थर्बलिंग्स को या इन मोशंस को या एलिमेंटल जो मोशंस है इनको यूज करता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए देखा जाता है कि कोई भी वर्कर कैसे काम कर रहा है, या इन कामों में या इन थर्बलिंग्स में कितना कितना वो समय है या कितना कितना टाइम उसे लग रहा है, कौन सा एलिमेंटल मोशंस वो पहले करता है, कौन सा उसके बाद करता है। इनको माइक्रो मोशन कहा जाता है। माइक्रो मोशन का मतलब है जब हम किसी काम को उसके बेसिक या एलिमेंट्री लेवल पे जब उसको डिवाइड करते हैं तो उसको माइक्रो मोशन बोला जाता है। तो इनको उन्होंने माइक्रो मोशन भी कहा है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो टाइम एंड मोशन स्टडी है उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो क्या है, बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, कि किसी भी काम करने का जो बेस्ट तरीका निकालना, और दूसरा फाइंड आउट दैट स्टैंडर्ड टाइम, किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो निकालना। ये इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। अब हम सबसे पहले इन थर्बलिंग्स को देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लिखा हुआ है, जैसे सर्च लिखा हुआ है। सर्च पे इस तरीके से आई बनी हुई है जिसमें एक तरफ इस तरीके से निशान है, और फाइंड में जो है ये निशान जो है वो बीच में है। उसके बाद सेलेक्ट, उसके बाद ग्रास्प, ये 18 तरीके के ऐसे थर्बलिंग्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से यूज किया जाता है। सर्च का मतलब है जब हम कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं तो कौन सा ये वाला थर्बलिंग यूज हो रहा है। उसके बाद हमें अगर वो चीज मिल गई तो ये वाला थर्बलिंग यूज हो रहा है। मान लीजिए ये पेन यहाँ पर रखा हुआ है, मुझे इस पेन की जरूरत है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सर्च के बाद में कौन सा थर्बलिंग, फाइंड के बाद में सेलेक्ट करने के बाद मुझे लगा कि 3 पेन पड़े हैं, उनमें से मुझे कौन सा चाहिए, ये ब्लैक कलर वाला चाहिए। तो उसके बाद जो आया वो ग्रास्प, होल्ड, ट्रांसपोर्ट लोडेड, ट्रांसपोर्ट एम्प्टी। तो ये सारे हम क्या है जो थर्बलिंग्स है किसी भी काम को करने के लिए थर्बलिंग्स यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट लोडेड का मतलब है कि मेरा हाथ खाली है, ठीक है, और जैसे ही मैंने इस पेन को उठाया उससे पहले मेरा हाथ खाली था, वो है ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, यानी इससे पहले मेरा हाथ खाली था, उसके बाद मैंने पेन उठा लिया, ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट लोडेड। और पोजीशन का मतलब है मैंने यहाँ पर लिखना है तो मैंने यहाँ पर अपना पेन जो है वो प्लेस, यहाँ पर मैंने अपना पेन रख लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसे यूज करूंगी। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है तो ये क्या हो गया, ये यूज हो गया, यहाँ पर पोजीशन और उसके बाद यूज। तो इस तरीके से ये 18 तरीके के हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से थर्बलिंग्स यूज होते हैं। अब जो थर्बलिंग्स था वो जो मैंने पहले भी बताया कि थर्बलिंग्स जो वर्ड है वो किसका क्रिएशन था, फ्रैंक गिलब्रिथ और लिनियन गिलब्रिथ। इन्होंने अपने नाम को क्या किया, रिवर्सिबल ऑर्डर में लिखा जिसे थर्बलिंग कहा गया। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब हमें पता है कि कुछ जो भी काम हम कर रहे हैं हमें उसमें से कुछ नेसेसरी मूवमेंट्स को पता लगाना है और कुछ अननेसेसरी मूवमेंट्स को पता लगाना है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उन अननेसेसरी मूवमेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, फिल्म द वर्कर। एक जो वर्कर काम कर रहा है उसकी पूरी फिल्म एक तरीके से उसको पूरा रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जो वो फिल्म तैयार हो जाती है, आफ्टर फिल्मिंग एनालाइज द फिल्म, उस फिल्म को एनालाइज किया जाता है। स्लो मोशन या बहुत ही अलग अलग स्पीड पे उसको चलाया जाता है, स्लो मोशन पे चलाया जाता है कि एक वर्कर कैसे काम कर रहा है, कितना टाइम दे रहा है किसी काम को करने में। मान लीजिए कोई वर्कर इस तरीके से किसी भी नट या बोल्ट को उसे लगाना है तो स्लो मोशन से देखा जाएगा कि वो किस तरीके से नट को उठा रहा है, किस तरीके से वो उसको टाइट कर रहा है, ये सारे देखे जाएंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई द मोशन, उसके बाद ये देखा जाएगा कि वो जब काम कर रहा है तो कितने अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहा है। उसके बाद उसका सीमो चार्ट तैयार किया जाता है। सीमो चार्ट का मतलब है कि कौन कौन से थर्बलिंग्स वो यूज कर रहा है, उसके लिए कितना कितना टाइम लगा रहा है वो, इस तरीके से सीमो चार्ट तैयार किया जाता है। तो ये जो थर्बलिंग्स यूज किए जाते हैं ये थर्बलिंग्स इकोनॉमिकल होते हैं, यानी जो हमारी एनर्जी को भी सेव करते हैं और टाइम को भी सेव करते हैं, और रिड्यूसिंग द फटीग, और हमारे जो थकान है उसको भी कम करते हैं, किसी भी वर्कर की थकान को कम करते हैं, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा देते हैं। ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर हम वर्कर्स की बात करें तो उनके लिए भी फायदेमंद है, और ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वर्कर अगर थकेगा नहीं और वो कम समय में काम करेगा
तो उससे भी बेनिफिट होगा और वर्कर्स को भी क्या होगा, पहले से ज्यादा काम कर सकेगा और उसे ज्यादा लाभ मिलेगा। उसके बाद हम एक एक करके थर्बलिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला थर्बलिंग जो हम देखेंगे वो है ट्रांसपोर्ट एम्प्टी। देखो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ट्रांसपोर्ट एम्प्टी का मतलब है मुझे यहाँ पर पेन उठाना है, यहाँ पर पेन पड़ा है, उससे पहले मेरा हाथ खाली है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट एम्प्टी। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लोडेड। इससे अगला जो थर्बलिंग है वो है ट्रांसपोर्ट लोडेड। ट्रांसपोर्ट लोडेड का मतलब है जब मैंने इस पेन को हाथ में ले लिया तो ये क्या हो गया, लोडेड हो गया, ट्रांसपोर्ट लोडेड। अब इसको समझते हैं हम। ट्रांसपोर्ट एम्प्टी का मतलब है कि हाथ में कुछ भी नहीं है, हैंड इज नॉट कैरिंग एनीथिंग और प्रिसीडेड बाय रिलीज और फॉलोड बाय ग्रास्प। ये जो थर्बलिंग्स होते हैं ये ऐसे नहीं है कि एक ही मूवमेंट है, ये एक चैन होती है मूवमेंट्स की, जो किसी न किसी मूवमेंट के बाद होता है। तो ये कोई ना कोई मूवमेंट से प्रेसिडेड होगा और कोई ना कोई मूवमेंट को फॉलो, इसके बाद भी कोई मूवमेंट आएगा और उससे पहले भी कोई मूवमेंट होगा। जैसे ट्रांसपोर्ट एम्प्टी ये प्रेसिडेड बाय रिलीज और फॉलोड बाय ग्रास्प, मतलब इससे पहले रिलीज, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पर पेन रखा हुआ है, तो इससे पहले का जो मोशन होगा वो रिलीज और इसके बाद का मोशन क्या होगा, ग्रास्प। मैंने पेन उठा लिया तो इसके बाद का मोशन क्या होगा, ग्रास्प। तो ये एक तरीके की चैन होती है मोशंस की। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लोडेड। इसका मतलब है कि हमारे हाथ में कुछ है, यानी जब मैंने पेन उठा लिया इसका मतलब ट्रांसपोर्ट लोडेड। या कोई भी वर्कर काम कर रहा है, उसे नेल को एक जगह पे प्लेस करना है, तो उसने नेल उठाई और वो क्या है, पहले ट्रांसपोर्ट एम्प्टी था, उसका हाथ खाली था, उसने नेल उठा ली, ये ट्रांसपोर्ट लोडेड हो गया। जो किसके को प्रेसिडेड बाय ग्रास्प, यानी जब ट्रांसपोर्ट लोडेड होगा तो ग्रास्प यानी उठा लिया, अब ट्रांसपोर्ट लोडेड है और इसको जब हम किसी जगह पे जाके छोड़ देंगे तो ये क्या हुआ, फॉलोड बाय रिलीज। तो ये एक तरीके से मूवमेंट्स की चैन होती है। तो यहाँ पर हमने दो थर्बलिंग के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्ट एम्प्टी और ट्रांसपोर्ट लोडेड। यहाँ जो मैंने पहले आपको थर्बलिंग बताए थे उसमें ये देखिए, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लोडेड और ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, इसका साइन इस तरीके से होता है, ग्रीन कलर। यहाँ पर तीन जो मैंने आपको विशेषता बताई थी कि अलग अलग कलर यूज किया जाएगा, अलग अलग सिंबल यूज किए जाते हैं और इनका डिस्क्रिप्शन दिया होता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लोडेड हो गया और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेड क्या था, एम्प्टी था। उसके बाद जो थर्बलिंग आएगा वो है ग्रास्प। ग्रास्प का मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये पेन पड़ा है, मुझे इस पेन को उठाना है, तो प्रेसिडेड बाय रीच, यानी मुझे इस पेन के पास पहुंचने के लिए या इस पेन को उठाने के लिए इसके पास पहुंचना पड़ेगा और उसके बाद इसको उठाने, ग्रास्प का मतलब है इसके बाद मैं क्या करूंगी, मूव, कि जहां पर मैं मुझे इस पेन को लेकर जाना है तो उसके बाद कौन सा जो होगा थर्बलिंग वो होगा मूव, उसके बाद जो एक्शन होगा वो होगा मूव। तो इस तरीके से एक चैन होती है कि ग्रास्प से पहले क्या होगा, रीच, और ग्रास्प के बाद क्या होगा, मूव। तो तीसरा होता है कि ग्रास्प, मान लीजिए मुझे ये पेन चाहिए तो मैंने पेन को उठा लिया, ये क्या है, ग्रास्प। और उसके बाद है रिलीज लोड। ये जो जितने भी थर्बलिंग्स हैं इसमें से देखकर आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा रिलीज लोड, यानी हमने कोई चीज उठा रखी है, उसे हमें किसी जगह पर रखना है, वो क्या कहलाएगा, रिलीज लोड। रिलीज समथिंग मतलब अगर किसी वर्कर ने अपने हाथ में कोई स्क्रू रख रखा है, उसने स्क्रू का यूज किया और उसके बाद उसने उस स्क्रू को क्या कर दिया, ट्रे में रख दिया, तो ये क्या हो गया, रिलीज लोड। या मैंने पेन का काम करके उसमें मैंने पेन को वापस उसी जगह पे रख दिया, तो ये क्या हुआ, रिलीज लोड। उसके बाद है प्रीपोजिशन। पोजिशनिंग ऑब्जेक्ट इज प्री डिटरमाइंड लोकेशन। इसका मतलब है कि जहां पर हमें वो काम करना है वहां पर उस चीज को ले जाकर रखना। जैसे स्क्रू को लगाना है तो स्क्रू के पास ड्रिल से हमें ड्रिल करना है स्क्रू को, तो वहां पर लगाना, जहां पर हमें उस चीज को लगाना है वहां पर उसे प्लेस करना है, या वहां पर पोजीशन या उसकी पोजीशनिंग करना क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। उसके बाद यूज, जैसे मैंने प्रीपोजिशन का मतलब है सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट एम्प्टी था, ट्रांसपोर्टेड लोडेड, उसके बाद जहां पर लिखना है प्रीपोजिशन, उसके बाद यूज। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 10 लिखना था तो मैंने पहले ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, ट्रांसपोर्ट लोडेड, ग्रास्प, ट्रांसपोर्ट लोडेड, और जहां पर यूज करना है
प्रीपोजिशन यहाँ अभी तक मैंने यूज नहीं किया, यहाँ पर मैंने रखा पेन और उसके बाद मैंने यूज किया, अब क्या आ गया, यूज। फिर नेक्स्ट जो थर्बलिंग है वो है असेंबल, मतलब अगर कोई वर्कर किसी नट को कस रहा है इस तरीके से, वो हो गया असेंबल। और अगर उसको वापस निकाल रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, असेंबल। इस तरीके से वापस निकाल रहा है, डिसअसेंबल। उसके बाद है फाइंड। फाइंड का मतलब है जब हम किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे पेपर पे कुछ लिखना है अभी के अभी और मुझे पेन नहीं पता कहाँ पर है, तो ये पेन यहाँ पर पड़ा है, तो सबसे पहले जो थर्बलिंग होगा वो होगा फाइंड। सबसे पहला जो होगा वो सर्च। फाइंड से पहले हम इसको देख लेते हैं। सर्च का मतलब है जैसे मान लीजिए मुझे पेन चाहिए, मैंने देखा कि मेरा पेन सामने टेबल पे पड़ा है, तो ये हो गया सर्च। सर्च के बाद मैंने देखा कि वो सामने टेबल पर रखा हुआ है, ये हो गया फाइंड। पहले देखा, देखने के बाद मुझे पता लगा कि सामने टेबल पर पड़ा है, फाइंड। फाइंड के बाद मैंने सेलेक्ट किया कि कौन सा चाहिए मुझे, ब्लू, ब्लैक या ग्रीन। फिर सेलेक्ट के बाद फिर मैंने उसको ग्रास्प। उसके बाद है, ये सारे हो गए, सेलेक्ट किया, प्रेसिडेड बाय सर्च। सर्च के बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट। सबसे पहले सर्च के बाद फाइंड, सेलेक्ट के बाद फाइंड। उसके बाद है पोजीशन, प्रेसिडेड बाय मूव एंड फॉलोड बाय रिलीज। जैसे मान लीजिए जो वर्कर है उसको कहीं पर स्क्रू लगाना है, स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू हेड पे वो इस तरीके से स्क्रू रखेगा और उसको कसेगा बाद में, यानी उसको इस तरीके से, अगर मान लीजिए वो इस तरीके से कसेगा, लेकिन पोजीशन का मतलब है उस जगह पे लगाना, उस जगह पर रख लिया तो वो क्या कहलाएगा, पोजीशन। तो ये कहने का मतलब है ये छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, मोशंस होते हैं, जिनको बहुत ही मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए मुझे पेन उठाना है। अब एक ही एक्टिविटी है कि मैंने पेन उठाया, अब इसमें छोटे छोटे कौन कौन से पार्ट्स हो गए, पहले सर्च, फिर फाइंड, फिर सेलेक्ट, फिर ग्रास्प, तो बहुत सारे माइक्रो मोशंस होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश की है। उसके बाद जो थर्बलिंग है वो है इंस्पेक्ट। उसका मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज पता लगाना, जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है किसी चीज पे कलर कर रहा है और उसे लगता है कि कहीं पर पेंट हटा हुआ है, तो इस तरीके से जब वो पता लगाता है तो ये जो थर्बलिंग कहलाता है वो इंस्पेक्ट, यानी उसमें वो देख रहा है कि कुछ कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद का जो थर्बलिंग है वो है प्लान। प्लान का मतलब है ये एक तरीके से, इसमें कुछ फिजिकल वर्क नहीं होता है, बैठकर कोई भी प्लानिंग की जाती है किसी भी एक्टिविटी के लिए। मान लीजिए किसी वर्कर को कुछ ड्रिल मशीन से कुछ काम करना है, तो वो एक बार सोच रहा है कि मुझे इस तरीके से ड्रिल मशीन उठानी है और वहां पर मुझे प्लेस करनी है और वहां पर मुझे इस तरीके से स्क्रू लगाना है, तो एक तरीके से प्लान। ये इसमें किसी तरीके का फिजिकल वर्क नहीं है, एक तरीके का मेंटल वर्क होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्बलिंग है वो अनअवॉइडेबल डिले और अवॉइडेबल डिले। उससे अगला जो थर्बलिंग है इन दोनों को हम एक साथ ही कर लेते हैं। अनअवॉइडेबल डिले का मतलब होता है कि जो ऑपरेटर के कंट्रोल से परे है, इसमें ऑपरेटर का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कोई भी मशीन पे कुछ काम हो रहा है, एक वर्कर दूसरे वर्कर के काम का इंतजार कर रहा है कि उसके पास कोई चीज आएगी। जैसे मान लीजिए किसी चीज के रोटेशन में वो लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो वो वर्कर काम करके उसको देगा, तब तक वो फ्री है, तो वो अनअवॉइडेबल डिले है जिसमें ऑपरेटर का कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक हाथ से कुछ काम कर रहा है तो दूसरा हाथ उस समय फ्री है, तो ये एक तरीके का अनअवॉइडेबल डिले है। और दूसरा है अवॉइडेबल डिले, जो ऑपरेटर के कंट्रोल में होता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना, तो ये क्या है, ऑपरेटर के कंट्रोल में, से अवॉइडेबल डिले बोला जाता है। उसके बाद अगला थर्बलिंग जो है रेस्ट। अब जो वर्कर काम करते करते बीच बीच में कहीं कहीं रेस्ट भी लेते हैं, तो ये भी एक तरीके का थर्बलिंग है जिसमें देखा जाता है कि उसने कितनी बार रेस्ट लिया, कितने कितने समय का रेस्ट लिया। उसके बाद है होल्ड। होल्ड का मतलब है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कि एक हाथ से कुछ काम कर रहे हैं तो दूसरा हाथ सपोर्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्कर है वो इस तरीके से स्क्रू को करने का काम कर रहा है, तो एक हाथ उस स्क्रू को इस तरीके से कर रहा है और दूसरा सिर्फ एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, उसको होल्ड करके रखा है, तो ये है होल्ड। तो इस तरीके से बहुत सारी थर्बलिंग या 18 तरीके के थर्बलिंग बताए हैं। इसमें से कुछ 2 पार्ट्स में भी उन्होंने डिवाइड किए थे, लेकिन मैंने इनको एक साथ ही लिखा है। ये इसलिए लिखा है कि थर्बलिंग का ये, हालांकि मैं इनका नाम बता के भी छोड़ सकती कि ये थर्बलिंग होते हैं, लेकिन
जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं कि क्या क्या थर्बलिंग्स होते हैं और क्या क्या किया जाता है इसमें, तब तक हमें क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको बुक में सिर्फ ये एक चार्ट बना हुआ दिखेगा जिसमें कलर का भी यूज नहीं है शायद। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें सब तरीके के साइन बने हुए हैं और इन साइन के साथ आपके कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम किसी भी काम को करने के लिए इन इन चीजों को या इन इन थर्बलिंग्स का यूज करते हैं, और इन्हीं थर्बलिंग्स का या इन माइक्रो मोशंस जो होते हैं इनकी स्टडी करके क्या होता है, एक एफिशिएंट जो है मेथड निकाला जाता है जिसमें टाइम भी कम लगे और जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है उनको भी अवॉइड किया जा सके। ये सारे मोशंस है। उसके बाद एक एग्जाम्पल जो गिलब्रिथ ने लिया है, एग्जाम्पल उनकी बुक में लिखा हुआ है। इन्होंने बताया कि सपोज ए मैन गोज इनटू ए बाथरूम एंड शेव, वी विल अज्यूम दैट हिज फेस इज ऑल लेथर्ड एंड दैट ही इज रेडी टू पिक अप हिज रेजर। देखो इसमें एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया था कि मान लीजिए एक आदमी है, वो बाथरूम में जाता है और उसको शेविंग करनी है। अब हम अज्यूम करते हैं कि उसका जो फेस है वो पूरा शेविंग क्रीम से पूरा भरा हुआ है। अब वो क्या करेगा, अब वो रेडी है रेजर को उठाने के लिए, ठीक है। अब उसे पता है कि रेजर कहाँ पर है, पर सबसे पहले वो क्या करेगा, लोकेट इट विद हिज आईज। वो अपने आईज से क्या करेगा, अपने आंख से क्या करेगा, उसको लोकेट करेगा कि कहाँ पर रेजर पड़ा है। आप सपोज कीजिए, अज्यूम कीजिए कि एक आदमी है जो शेविंग करने के लिए, जिसने अपना पूरा मुंह जो है वो शेविंग क्रीम से शेविंग क्रीम लगी हुई है मुंह पर। अब उसे रेजर चाहिए, तो रेजर के लिए सबसे पहला जो थर्बलिंग है वो क्या है, सर्च। सबसे पहले वो देखेगा कि कहाँ पर रेजर पड़ा है। उसके बाद उसे दिखाई देगा कि हाँ रेजर कहाँ है। इसका मतलब उसे क्या है, पहला सर्च, दूसरा फाइंड, मिल गया उसे रेजर, ठीक है। थर्ड जो थर्बलिंग है उसे सेलेक्ट, यानी वो उसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है, कि ये वाला मुझे रेजर चाहिए। सेलेक्ट के बाद ग्रास्प, यानी उठाएगा। सबसे पहले देखा, मिल गया उसे, फाइंड, उसके बाद उसने क्या किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ग्रास्प, यानी उठाया रेजर। रेजर उठाने के बाद ट्रांसपोर्ट लोडेड, ग्रास्प का मतलब पकड़ा और ट्रांसपोर्ट लोडेड, उसको लेकर आया कहां पर, ब्रिंगिंग द रेजर अप टू हिज फेस। ये तो ग्रास्प का मतलब ग्रास्प पकड़ लिया, ग्रास्प करने के बाद ट्रांसपोर्ट लोडेड, यानी वो अपने मुंह तक लेकर जा रहा है। उसके बाद पोजीशन, पोजीशन मतलब उसको अपने मुंह पर जहां पर रेजर का यूज करना है वहां पर प्लेस करेगा। इस तरीके से वो 11 थर्बलिंग्स का यूज करेगा। और जो लास्ट होगा, यू कैन थिंक। तो इस तरीके से उसने एक एग्जांपल दिया था कि अब मान लीजिए हम अगर इसे मोशंस में डिवाइड ना करें, छोटे छोटे मोशंस में, और हम एक ही बार में कहना चाहें तो हम एक ही सेंटेंस में क्या कहेंगे कि एक आदमी बाथरूम में गया और उसने अपना रेजर उठाया। अब ये इसमें क्या आ गया, अब इसमें हम इन मोशंस को अगर माइक्रो मोशंस में बात करें तो कौन कौन से माइक्रो मोशंस हो गए, सर्च हो गया, फाइंड हुआ, उसके बाद फाइंड के बाद सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद ग्रास्प, ग्रास्प के बाद ट्रांसपोर्ट लोडेड। यानी यहाँ तक हमने सिर्फ एक ही बात में कि ही होल्ड्स दैट रेजर, तो यहाँ पर हमने कहा कि उसने रेजर उठाया। एक ही बात को अब हमने इसको माइक्रो मोशंस या छोटे छोटे मोशंस में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से क्या किया जाता है, हर एक काम को छोटे छोटे मोशंस में डिवाइड किया जाता है। और उसके बाद इसके मतलब कोई भी मोशन है उसके बेसिक एलिमेंट्स देखे जाएंगे, कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं। इन्हीं बेसिक एलिमेंट्स को थर्बलिंग कहा जाता है। और इन्हीं थर्बलिंग का यूज करके हम क्या करते हैं, अननेसेसरी मूवमेंट को हटाते हैं और जो नेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं उनको रखा जाता है किसी काम को करने के लिए। और उसी के आधार पर हम एक बेस्ट तरीका निकालते हैं काम को करने का, और उसी बेस्ट तरीके में ये देखा जाता है कि कितना टाइम लगेगा। तो यही होती है टाइम एंड मोशन स्टडी। अब यहाँ तक तो ये हो गया कि कौन कौन से टाइम एंड मोशन स्टडी। यहाँ पर हमने मोशन की बात की थी। टाइम का मतलब ये हुआ कि जो हमने अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाने के बाद जो नेसेसरी मूवमेंट्स बचे थे, उन नेसेसरी मूवमेंट्स को करने में कितना टाइम लगता है, वही स्टैंडर्ड टाइम क्या कहलाएगा। वो उस काम को करने के लिए अगर अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाने पर हम नेसेसरी मूवमेंट्स को कर रहे हैं तो वो हमारा स्टैंडर्ड मेथड हो गया। और उस मेथड को करने के लिए जितना हमें टाइम लगेगा वो स्टैंडर्ड टाइम हो गया। तो ये होता है टाइम एंड मोशन स्टडी। अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और
कौन कौन से इसकी मतलब इसकी आलोचनाएं भी बहुत सारी की गई हैं टाइम एंड मोशन स्टडी की, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।